चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां सहकारिता सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें भोपाल से। भाई साहब को तो मैं सोच रहा था ये विभाग बड़ा थोड़ा कितना क्या होगा, जो होगा होगा, लेकिन मैं तो बड़ा शंकित था। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से आपने राज्यों को प्रेरित किया है कि हाँ, हमारे अपने राज्यों की आय किसानों की कैसे कैसे बढ़ सकती है, सच में ये इसी प्रकार के प्रयोग के आधार पर बढ़ सकती। जोरदार अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री जी का। इस आयोजन में हमारे बीच मौजूद माननीय खजुराहो सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भाजपा प्रदेश। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, पशुपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, सीएस अनुराग जी, डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी। इस अवसर पर मंच के सामने उपस्थित सभी माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी सहकारिता और पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सहकारिता विभाग के माध्यम से जब हम ये आयोजन को कर रहे हैं तो जो एक साथ, जब मैंने प्रारंभ में बात कही है कि नीचे के स्तर तक भी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से जोड़ करके जो कल्पना की है, हमारे लिए तो ये और महत्व की बात है। और मैं अपने लिए स्वयं के मानूं तो मेरे लिए भी हमारे घर के खुद की आय का साधन भी बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाली दूध उत्पादन की क्षमता के बलबूते पर मैं स्वयं भी उससे अपने आप में, परिवार में गौरवान्वित होता हूं कि हाँ, हमारी सरकार ने आकर के ये जो दूध उत्पादन के मसले पे विचार किया है और ये जिस प्रकार का निर्णय है आज और जो योजना है, मुझे मालूम है कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया। और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौमाताएं के लेकर के 1 यूनिट, उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। और ऐसे में जब हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, खेती के लिए मान लो जमीन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए तो मना नहीं है, बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में भी उन्नत पशु के माध्यम से जब से ये योजना आई है, हर जगह हर स्थान पर उत्साह उमंग के साथ हर एक कोई किसी बात की बधाई दे न दे, पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। जो ये बात करते कि इसलिए हम वृंदावन बनाने निकले हैं, तो आनंद से झूम उठता हर सभा हर स्थान पर। ये इतना उमंग देता है कि हमारे अपने लिए परमात्मा की दया से हजारों साल से अपने इस देश के अंदर ऐसा माना जाता दूध दही की नदियां बहती थी, लेकिन काल के प्रभाव में और खास करके गाय माता के दूध को लेकर मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि गाय माता के दूध के मामले में तो दूध फेट से लेंगे, ये बड़ी सावधानी से बोलने वाली बात थी। फेट मतलब केवल भैंस का लेंगे, गाय का लेते नहीं थे। जब गाय का दूध ही नहीं खरीदोगे तो गोपालन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। अब जब ये शुद्ध रूप से बात आ रही कि केवल गाय का दूध खरीदेंगे, मतलब गाय का भी खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। अभी तक जितने दुग्ध संघ थे, कोई गाय का दूध लेने के मामले में जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, सारे के सारे दुग्ध संघ हाथ जोड़ते थे, भैया फेट के मामले में आ जाओ। ये अलग बात है कि दूध वाले पानी मिला के भैंस का दूध, गाय का दूध वो टंकी चलाते रहते थे। यहां से लेके वहां तक गाय का दूध बाजार में मिलता था, लेकिन कोई दूध उत्पादक घर से अपना गाय का दूध बेचने जाए तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे। मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गोमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। हमारे लिए आज के इस अवसर पर अरे कितने प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस आज के कार्यक्रम के बाद।
कुपोषण, अरे भाई कुपोषण में बाहर से कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे अलग बात है, लेकिन केवल घर में उसका दूध उत्पादन का सिस्टम बना देंगे तो न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि गाय अगर परिवार में है और माता बहनों को भी दूध मिल गया तो अपने आप अगली संतानों के लिए भगवान की दया से उसको दूध की तो कमी है, और क्या कमी है। दूध ऐसा आहार है जिसके माध्यम से संपूर्ण पोषकता उसके घर में अपने उपलब्ध है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये जो बड़ी संभावना का क्षेत्र खुला है, बहुत अच्छे से हम सब, यशस्वी गृह मंत्री जी ने पर्याप्त समय भी दिया है, और जैसा कि हमने कहा कि कल अंबेडकर जी की जयंती है और उसकी पूर्व दिवस पर आज वो हमारे बीच पधारे हैं, तो सर्वहारा वर्ग के लिए जिस प्रकार से आप ध्यान दे रहे हैं, वाकई ये भूतो न भविष्यति, वर्तमान की सरकार जो काम कर रही है, छोटे छोटे काम, ऐसे काम जिन कामों को लेकर के दूरगामी दृष्टि से बहुत अलग प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से दोनों विभाग को बधाई देना चाहूंगा। और कितने प्रकार की यहाँ योजनाओं का लाभ मिला। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप चलेगा, ये भी हम यही देख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, अभी पेट्रोल पंप वाला मिला। दवाई की दुकान वो सहकारिता संघ से चलेगी, सहकारी समिति से चलेगी। ये जो एक के बाद एक जितना दायरा खुल रहा है, फैक्ट्रियों के लिए भी जब अब जीआईएस हुई थी तो फैक्ट्री चलाने के लिए भी सहकारिता को जोड़ा है। ये बहुउद्देशीय वाकई बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी भोपाल की धरती पे पधारे हैं। दिल खोलकर आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। चाहे बात हो एक नए भारत के निर्माण की या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न की, इन सब के केंद्र में जो व्यक्तित्व अपनी दृढ़ निष्ठा, तेजस्वी नेतृत्व और अद्वितीय दूरदृष्टि से मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वे हैं हमारे देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आपने सरल से जटिल और संघर्ष से समाधान तक की यात्रा को न केवल नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सहकारिता को एक जन आंदोलन का स्वरूप भी दिया है। आपकी सूक्ष्म दृष्टि, निर्णायक सोच, राष्ट्रहित के प्रति अद्वितीय समर्पण ने भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देवियों सज्जनों, आपकी भरपूर तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं, उस प्रेरणा स्रोत से आग्रह करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता केंद्रीय मंत्री जी से कि वे प्रेरणा वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री भाई लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी, भारत सरकार के सहकारिता मंत्री सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूतानी जी, और आज मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र से और विशेषकर डेयरी सहकारिता से मध्य प्रदेश भर से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं कि हमने हमारी संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। और सालों से जो सहकारिता आंदोलन धीरे 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 मृतप्राय होता जा रहा था, पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को एट अ ग्लांस देखे तो बहुत अनइवन हो गया था।
कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पकड़ चुका, आगे बढ़ चुका। ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास के सभी पैमानों में वो योगदान करता था। कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, कुछ जगह स्थगितता आई गई और कुछ जगह संपूर्ण विनाश हो गया। तो अनेक अलग अलग स्तर पर देश भर का सहकारी आंदोलन बटा हुआ था और उसका मूल कारण था कि समय के साथ सहकारी कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए वो कानूनों में बदलाव नहीं हुए थे। हमारे संविधान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव छोड़कर सारा कोऑपरेटिव ये राज्यों का विषय है। इसलिए देश भर में जिस तेजी से परिस्थितियां बदली, वो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाने के इनिशिएटिव नहीं लिए गए। और इसका मूल कारण था कि राष्ट्रीय स्तर पर समग्रता की दृष्टि से हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, बारिश की परिस्थिति, ग्रामीण विकास और कृषि विकास के आयाम, पशुपालन के आयाम, इस सबको एक पेज रखकर केंद्रीय स्तर पर कोई विचार नहीं हुआ। और विचार होता भी कैसे? क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कोई सहकारिता मंत्रालय ही नहीं था। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मोहन जी कह रहे हैं उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मोहन जी, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, एनडीए शासित राज्य है नहीं, तो एनडीए की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला? मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और मैं इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया है। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है
उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं सकता। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब आधे % का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। इसके माध्यम से पैक्स की इनकम बढ़ेगी। आज ही हमने एक पैक्स को मोदी जी की जो सस्ती दवाइयां हैं वो दुकान का लाइसेंस दिया। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स CSC का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको रेलवे की टिकट करानी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की भी जरूरत नहीं है, पैक्स आपको रेलवे का टिकट निकाल कर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, जन्म और मृत्यु का दाखला लेने के लिए, 7 बार 8 का दस्तावेज लेने के लिए, किसी के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो पैक्स से मिल जाता है। और ढेर सारे पैक्सों ने इससे इनकम जनरेट की। पैक्स अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चलाएगा, पैक्स गैस का वितरण भी करेगा, पैक्स हर घर नल का जो योजना है इसका व्यवस्थापन भी करेगा। कई सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। और पैक्स डेयरी और मछुआरा समिति तीनों को एक कर एमपैक्स बनाने का काम ये नए बाइलॉज ने किया। और देश भर के जितने भी पैक्स बने थे वो सबका केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ के खर्चे से 100% कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में पूरे भारत में पहला नंबर अपनी मध्य प्रदेश सरकार का है। और पूरा कंप्यूटराइजेशन होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड के साथ भी हुआ और ऑनलाइन ऑडिट कर सके ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पारदर्शिता आई। और ये सारे पैक्स जो कंप्यूटराइज हुए वो सारे भारत की 13 भाषाओं में, किसान की भाषा में काम कर रहे हैं। किसान को बैंक अकाउंट देना है, मध्य प्रदेश है तो हिंदी में दिखाई पड़ेगा, गुजरात है तो गुजराती में, बंगाल है तो बंगाली में, तमिलनाडु है तो तमिल में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का एक सुंदर सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार ने पैक्स के अंदर प्रस्तापित करने का काम किया। 3 नई राष्ट्रीय कक्षा की सहकारी समितियां बनाई, किसानों की उत्पाद को विश्व के बाजार में बेचने के लिए एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव बनाया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाले किसान को, जिसने अपना एक खेत को ऑर्गेनिक कर लिया है, उसको ज्यादा रेट मिले इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बनाया। और ये दोनों इनिशिएटिव से ढेर सारा आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, 20 साल के बाद ये अमूल और अन्य संस्थाओं से भी बड़े संस्थान बनने जा रहे हैं, मेरी बात याद रखना। इसके साथ एक बीज के लिए कोऑपरेटिव बनाकर, अभी बीज की खेती बड़े किसान ही कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बीज का प्लॉट देती है तो 4 हेक्टेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, परंतु हमने 2.5 एकड़ की जोत वाले किसान को भी बीज की खेती के लिए, बीज की कोऑपरेटिव के लिए मौका देने की शुरुआत की।
और भारत के जितने भी मीठे बीज हैं, नॉन हाइब्रिड बीज हैं, इसका संरक्षण और संवर्धन ये हमारी बीज कोऑपरेटिव कर रही है। मित्रों, ये तीनों कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी मिलेगा, विश्व के बाजार में किसान को जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो मुनाफा होगा, चाहे एक्सपोर्ट का हो, ऑर्गेनिक का, वो कोऑपरेटिव डेयरी की पैटर्न पर किसान के बैंक अकाउंट में आना पई के साथ जमा हो जाएगा। इसका मुनाफा किसान को मिलेगा, व्यापारी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय भी बनाया। हर क्षेत्र के तज्ञ वहीं से निकलेंगे, जिसका स्वभाव ही सहकारिता का होगा, चाहे वो अकाउंटेंट हो, डेयरी इंजीनियर हो, पशु का डॉक्टर हो, कृषि वैज्ञानिक हो, ये सारों को ट्रेन कर हम वहां से बाहर निकालेंगे। मित्रों, आज मैं एनडीडीबी और मध्य प्रदेश के फेडरेशन के बीच के एग्रीमेंट को, उसका साक्षी बनने के लिए यहां आया हूं। काफी अच्छी बात हुई, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लीटर का उत्पादन है, जो देश के 9% है, और उसमें से सहकारी डेयरियों के अंदर 1% से कम दूध आ रहा है। इसको मध्य प्रदेश फेडरेशन ने ये अनुबंध के तहत एनडीडीबी के साथ रहकर आगे बढ़ना है। अभी लक्ष्य मुझे बताया गया कि 12 लाख लीटर से 24 लाख लीटर करेंगे। अब 24 लाख लीटर करोगे तो 5.5 करोड़ में से 24 लाख लीटर। जब किसान अपना दूध ओपन बाजार में बेचने जाता है तो हम सब जानते हैं इसका शोषण होता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि तेजी के साथ हर गांव के किसान को कोऑपरेटिव डेयरी के साथ जोड़कर दूध में से चीज बने, पनीर बने, दही बने, छाछ बने, मट्ठा बने, मुनाफा किसान के पास जाए, ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी। तो प्राथमिक डेयरी का विस्तार भी करना है, दूध का कलेक्शन भी बढ़ाना है, पशुओं को अच्छा दान उपलब्ध कराकर इनकी ब्रीड सुधार कर हर पशु ज्यादा दूध दे, वो क्षमता का भी विस्तारीकरण करना है, और दूध को प्रोसेस कर ज्यादा मुनाफे के साथ बेच पाए, इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है। और ये सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काम करना है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मार्केटेबल दूध है, सरप्लस दूध है पीने के बाद 3.5 करोड़ लीटर है, इसमें से 2.5% ही डेयरी के पास आता है, कोऑपरेटिव डेयरी के पास आता है। और मध्य प्रदेश के गांवों में केवल 17% गांव में ही दूध के कलेक्शन की व्यवस्था है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुबंध करा है एनडीडीबी के पास, उससे 83% गांवों तक कोऑपरेटिव पहुंचने का स्कोप खुल गया है। 83% ये कितना महत्वपूर्ण है। और शहरी दूध की मांग ही 120 लाख लीटर, 1 करोड़ 20 लाख लीटर प्रतिदिन, जिस पर किसान को अपना ठीक से मुनाफा नहीं मिल रहा है। ये अनुबंध से
हम पहले 5 साल में कम से कम लक्ष्य रखें कि 50% गांवों में कोऑपरेटिव प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति को हम बना लें। अगर 50% गांवों में बढ़ाते हैं तो आपकी क्षमता अभी से कोऑपरेटिव मिल्क प्रोसेसिंग की अनेक गुना बढ़ती है और किसान की समृद्धि बढ़ती है। और अभी लगभग 7,000 ग्रामीण दूध सहकारी समितियां हैं, तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा इसकी कल्पना कर लीजिए। परंतु भारत सरकार एनडीडीबी और जरूरत पड़ेगी तो और कोई योजना से भी नरेंद्र मोदी सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ इसके लिए चट्टान की तरह खड़ी है। हर संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, गुणवत्ता की जांच और किसान को हर सप्ताह भुगतान, ये दोनों का मेरा आग्रह है। एमपीसीडीएफ ने इसके लिए नीति निर्माण और ब्रांडिंग का काम भी करना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है एनडीडीबी और फेडरेशन, एमपी फेडरेशन से, ये 12 लाख लीटर से 24 लाख का जो आपने लक्ष्य रखा है उसको बदलना चाहिए। गांवों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। मध्य प्रदेश में अब सुशासन है। कांग्रेस के जमाने में जो कोऑपरेटिव मर गई, इसको जिंदा करने का ये स्वर्णिम अवसर है। मध्य प्रदेश ने इसका उपयोग करना चाहिए। और मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री से भी, एनडीडीबी और एमपी डेयरी का फेडरेशन जो है, ये दोनों के साथ बैठकर ये पूरे लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण कर एक एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से कम 50% गांव में डेयरी पहुंचे और किसानों को इसका फायदा हो। अगर इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है तो भारत सरकार का एनसीडी निश्चित रूप से आपको फाइनेंस करेगा, मदद भी करेगा। परंतु किसान को उसके दूध के उत्पादन का 100% फायदा मिलना चाहिए, तभी जाकर दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। आज आपने इस दिशा में जाने के लिए एग्रीमेंट कर एक रास्ता करा है। रास्ता 2 मार्गीय है, इसको 6 मार्गीय नेशनल हाईवे बनाने का काम अब आपको करना है। मुझे आशा है कि हमारी एमपी सरकार इसको जरूर गति देगी और भारत सरकार भी एमपी सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए हर कदम उठाएगी, हर प्रकार की सहायता करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आपके मार्गदर्शन के लिए। और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में सहकारिता से नवजागृति उत्पन्न होगी संपूर्ण भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में। और अब कार्यक्रम की औपचारिकता पूर्ण करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव जी को कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि एवं भारत सरकार के यशस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, प्रदेश के विजनरी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंच में उपस्थित माननीय सहकारिता मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, मंच में उपस्थित माननीय पशुपालन मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, सचिव भारत